बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए या हर लेवल ऑफ पर्सन के लिए जो भी मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता हो उन तमाम के लिए इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नावल वुदरिंग हाइट्स बाय इमली ब्रॉन्टे है। यानी ये नावल जो है काफ़ी रिमार्केबल पीस है इमली ब्रॉन्टे का। और इमली जितने भी यानी सिस्टर्स थे या ब्रॉन्टी जितनी भी फैमिली था यानी उस फैमिली में जितने भी उसके 6 सिस्टर थे उन सब ने राइटिंग में हिस्सा तो लिया था, लेकिन ये जो नावल है बेसिकली ये काफ़ी अफादियत रखता है और काफ़ी जो है रिमार्केबल वो है और एक मुनफरद और एक रिमार्केबल पोजीशन रखता है लिटरेचर में। तो इसी वजह से इसकी एनालिसिस मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोग के सामने पेश कर सकूं ताकि आप लोग इस नावल को अच्छी तरह समझ सके। और बाकी ये BS इन लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का के कोर्सेज में भी आता है और ख़ासकर सेकंड सेमेस्टर में यानी जो क्लासिक इन इंग्लिश नावल है उसमें भी इसकी जो है यानी अपना सेक्शन है या अपना पोर्शन है, आप लोग वहाँ से भी उसमें यानी देख के एग्ज़ाम को जो है उससे पास कर सकते हैं। तो बेसिकली इस नावल की तरफ जाने से पहले मैंने उसकी कुछ कैटेगराइजेशन बनाई है कि इसका एनालिसिस या तनकीदी जायज़ा या क्रिटिकल अप्रिसिएशन या तनकीदी जायज़ा किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन पेश करूँगा। नंबर 2 इसी नावल का प्लाट एंड स्ट्रक्चर पेश करूँगा या प्लाट वाइज स्ट्रक्चर है उसका। और नंबर 3 इसके कैरेक्टर्स किस टाइप है। और नंबर 4 पे उसके थीम्स पेश करूँगा कि बेसिक थीम्स क्या है इस नावल के। और 5th नंबर पे मैं आप लोग को सेटिंग पेश करूँगा कि इस नावल की सेटिंग कहाँ पे हुई थी और किस लेवल की हुई थी। और 6th नंबर पे स्टाइल यानी वे ऑफ राइटिंग उसकी बताऊँगा। और यानी 7 पे है लैंग्वेज यानी स्टाइल एंड लैंग्वेज 6 पे आता है। और 7 पे जो है मैं आप लोग को रिसेप्शन या इंटरप्रिटेशन दूंगा इस नावल का। और एट द एंड 8 नंबर पे मैं आप लोग को कंक्लूजन यानी प्रेजेंट करूंगा। तो नावल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले यानी इंट्रोडक्शन में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी वुदरिंग हाइट्स जो है रिटन बाय इमली ब्रॉन्टे इज़ अ क्लासिकल नावल या क्लासिक नावल पब्लिश इन 1847। यानी बेसिकली ये जो वुदरिंग हाइट्स का जो यानी नावल है ये बेसिकली 2 ख़ानदानों के दरमियान यानी एक क्लास बेस्ड सोसाइटी की रिफ्लेक्शन शो करती है। और वो रिफ्लेक्शन क्या है यानी एक मुआशरे में जो क्लास बेस्ड सोसाइटी है, तो इसी वजह से ये क्लासिकल नावल है और 1847 में उसकी जो है पब्लिकेशन हुई थी। दिस क्रिटिकली एक्लेम्ड वर्क हैज़ जनरेटेड कंसिडरेबल इंटरेस्ट एंड हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द एक्सटेंसिव एनालिसिस। यानी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है और इसकी वजह से काफ़ी एनालिसिस उसके हो चुके हैं। हियर इज़ अ डिटेल क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द वुदरिंग हाइट एक्सप्लोरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल। यानी हम भी अपनी यानी कंट्रीब्यूशन या अपनी जो है यानी इसमें अपना पोर्शन यानी अपनी पार्टिसिपेशन प्ले करते हैं। इसी वजह से इस नावल को आप लोग इस तरह इंट्रोडक्शन से समझे कि ये नावल जो है इमली ब्रॉन्टे का एक तो गॉथिक नावल है और गॉथिक नावल आगे जो है डिस्कस भी हो जाएगा। और दूसरी जो है ये 1847 में उसकी पब्लिकेशन हुई थी। और थर्ड बात ये है ये क्लासिकल नावल था और ये हर दौर में इसकी जो है अफादियत रह चुकी है और अभी तक उसकी एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस जारी है। इसी वजह से हमने भी अपना पोर्शन जो है उसमें प्ले करने की कोशिश की है। नंबर 2 पे प्लाट एंड स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए कि इसके प्लाट एंड स्ट्रक्चर कैसे हो क्या होते हैं। यानी प्लाट क्या होते हैं यानी अ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं या अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं। यानी कैसे यानी उसमें जो आप लोग किरदार अदा करते हैं कैरेक्टराइजेशन होती है, कैसे वो सीन दर सीन या एक्ट्स और सीन जो है आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी फिर स्ट्रक्चर क्या है और प्लाट क्या है। यानी वुदरिंग हाइट पोजेस अ कम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर। यानी एक तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है प्लाट वाइज
और दूसरा नॉन लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर से मुराद ये है यानी ऐसी पतली सी यानी स्ट्रक्चर रखती है। द स्टोरी इज फ्रेम्ड एज अ सीरीज ऑफ नैरेटिव विद इन नैरेटिव्स, यानी एक नावल में एक ही नैरेटिव होता है, एक ही बयानिया होता है, लेकिन इसके अंदर यानी बयान के अंदर बयान पाया जाता है। इसी वजह से ये कम्प्लेक्स है विद द मल्टीपल पर्सपेक्टिव, और वो बयान के अंदर बयान मुख्तलिफ तनाजुर में दिया जाता है एंड डिफरेंट टाइम पीरियड, और मुख्तलिफ अवकात की अक्कासी करती है। इसी वजह से दिस इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, इसी वजह से ये मुश्किल तरीन जो इसका साख्त है यानी अलाउज ब्रांटी टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लॉ, और इसी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के थीम्स की एक्सप्लोरेशन करती है यानी लॉ को भी, रिवेंज को भी, एंड सोशल क्लास in a more profound and nuanced manner, यानी nuanced manner से मुराद है एक इम्तियाजी तरीके से। यानी however some critics argue that this complexity can be overwhelming for reader and may hinder their engagement with the plot, यानी बहुत सारे critics ये भी समझते हैं कि यही उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, पेचीदापन है, ये अक्सर रीडर के रास्ते में रुकावट होगी कि वो प्लाट के साथ कैसे एंगेज होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। बेसिकली प्लाट और स्ट्रक्चर में आप लोग ये जहन में रखें कि ये बहुत ही कम्प्लेक्स प्लाट रखने वाला नावल है, और कम्प्लेक्स में इसी वजह से कम्प्लेक्सिटी उसकी किसी वजह से है कि इसका जो नैरेटिव है वो बड़ा यानी पतली सी है, नाजुक सी है, यानी बिल्कुल ककेट है, बिल्कुल यानी नाजुक है, सॉफ्ट है, और मामूली यानी इधर उधर होने से उसकी नैरेटिव चेंज हो जाती है। और ये नैरेटिव जो है ये नैरेटिव विद इन नैरेटिव है, बयानिया के अंदर बयानिया है, और उसमें हर बयानिए से मुख्तलिफ डायमेंशन, मुख्तलिफ अतराफ में पर्सपेक्टिव पस मंज़र से निकलती है और मुख्तलिफ अवकात की अक्कासी करती है। इसी वजह से ये इंट्रिकेट स्ट्रक्चर की मालिक है, और इसी के ज़रिए वो तीन इनके बेसिक थीम एक लॉ, रिवेंज और सोशल क्लास को ऐसे इम्तियाजी अंदाज से पेश करती है कि किसी दूसरे नावल में उसको इस तरह पेश नहीं किया गया, और इसी वजह से ये मास्टरपीस ऑफ इमली ब्रांटे भी कहलाता है, और ये रिमार्केबल पीस ऑफ यानी नावल भी है उसका इन इमली ब्रांटे। 3 नंबर पे कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं। कैरेक्टर्स को आप लोग यानी हमने इसकी जो है बड़ी कैरेक्टर एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन इसकी ऑलरेडी लेक्चर हमारा अपलोडेड भी, आप लोग उसको देख भी सकते हैं सारे कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू आप लोग के एक यानी रिव्यू आप लोग के सामने पेश करता हूँ उस सारे नावल की एक ब्रीफ अंदाज में। नावल फीचर्स अ डाइवर्स कास्ट ऑफ कैरेक्टर ईच विद देयर यूनिक पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन, यानी इसमें हर नावल का जो है यानी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है और हर एक अपने अंदाज से मुतहर्रिक है। हीथक्लिफ द enigmatic and tormented protagonist is a figure of intense debate and analysis। यहाँ पे जो मेन मेजर कैरेक्टर है, हीरो है, इस पर लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड, आप लोग उसको देख भी सकते हैं, जिसको प्रोटैगनिस्ट या हीरो ऑफ द नावल कहते हैं। बड़ा तूफानी ज़हन रखने वाला और बड़ा जो है जज्बाती अंदाज में अपने आप को पेश करने वाला, रिवेंज यानी वाइल्ड नेचर का अपने आप को पेश करने वाला, इंतहाई एनालिसिस और डिबेट के लिए अपने आप को पेश करते हैं। इस डार्क एंड ब्रूडिंग नेचर और उसका जो नेगेटिव यानी नेचर है, एज वेल एज इज वेंजफुल एक्शन और उसके जो बदले लेने वाले अमाल है, हैव मेड हिम अ सब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन एंड स्क्रूटनी, और उसने इसी वजह से, इसी बदले की वजह से और उस डार्क नेचर की वजह से अपने आप को लोगों की अट्रैक्शन, फैसिनेशन एंड स्क्रूटनी और एनालिसिस का यानी मोजब ठहराया है। कैथरीन अल्शा उसके यानी हीरोइन ऑफ द नावल है, फीमेल लीड है, इज सीन एज कम्प्लेक्स कैरेक्टर टॉर्न बिटवीन हर लव फॉर हीथक्लिफ एंड हर डिज़ायर फॉर सोशल स्टेटस। वो भी इस तरह कम्प्लेक्स है, एक तो वो क्या कर लेती है कि उसकी मोहब्बत है हीथक्लिफ से, और दूसरी वो सोशल क्लास की वजह से उससे वो आगे शादी वगैरह कंटिन्यू यानी शादी नहीं कर पा सकती। तो इसी वजह से यहाँ पे भी वो कम्प्लेक्स कैरेक्टर के तौर पे यानी हमारे सामने प्रेजेंट हो रही होती है। दी सपोर्टिंग कैरेक्टर और उसके अंदर मजीद जो कैरेक्टर है, एडगर लिंटर, नेली डीन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द रिचनेस ऑफ द स्टोरी। क्रिटिक्स ऑफन डेल्व इनटू द साइकोलॉजिकल डेप्थ्स ऑफ दिस कैरेक्टर एंड देयर रिलेशनशिप, एग्जामिनिंग देयर फ्लॉज, डिज़ायर एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शन। यानी यहाँ पे जो दूसरे कैरेक्टर हैं, इन दो हीरोइन और हीरो के अलावा उन सारे कैरेक्टर को की साइकोलॉजिकल डेप्थ को क्रिटिक्स हमेशा स्टडी करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट अलहदा है क्लास बेस्ड सोसाइटी में, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से वो अलहदा जो है
यानी शिकार हुए हैं। इसी वजह से बेसिकली इस नावल में क्रिटिक्स के लिए यानी ये उनको के माइंड को एक्सेप्ट कर माइंड को एग्जामिन करते हैं और फिर उसके इम्पैक्ट को ऑन दी सोसाइटी एंड देयर एक्शन, यानी उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसी वजह से इसके कैरेक्टर जो है बड़े कम्प्लेक्स नेचर के मालिक है। 4 नंबर पे थीम्स है। थीम्स इस नावल के अंदर यानी अगर आप वुदरिंग हाइट को यानी एक दफ़ा स्टडी करें तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसके थीम्स क्या है बेसिकली। यानी अगर आप लोग वुदरिंग हाइट्स dwells into various themes that have captivated reader and critics alike, यानी क्रिटिक्स और तनकीदनिगार जो है और जो पढ़ने वाले वो डिफरेंट एटीट्यूड रखते हैं। यानी वो बिल्कुल तकरीबन ऐसे वो मेन थीम्स के बारे में कहते हैं कौन कौन से यानी बास की यानी ये क्रिटिक्स और रीडर की जो व्यू है वो एक हद तक सेम भी है, एलाइक भी है और एक हद तक जो है वो अनलाइक भी है। वो तो कैसे कौन कौन से थीम है। नंबर 1, लॉ को यहाँ पे जो है मेन थीम के तौर पर पेश किया, लेकिन लॉ के उस शेप को पेश नहीं किया बल्कि डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ लॉ को पेश किया गया है यहाँ पे सेंट्रल थीम के तौर पर। यानी लॉ पर्टिकुलर द डिस्ट्रक्टिव एंड ऑब्सेसिव एस्पेक्ट ऑफ इट इज अ सेंट्रल थीम इन द नॉवल। Bronte explored the passionate and destructive love between Heathcliff and Catherine, causing the consequences it has on their lives and the lives of those around them. और ये जो यानी मतलब है हीथक्लिफ और कैथरीन अर्शाह के दरमियान जो मोहब्बत है वो मोहब्बत की डिस्ट्रक्टिव फेस है और इसी वजह से उसके जो कंसिक्वेंसेस उसके अराउंड जितने भी फैमिलीज मेंबर हैं या जितने भी वो सारे उसकी लपेट में आते हैं। इसी वजह से लॉ की यानी फर्स्ट थीम जो है इसमें लॉ है और दूसरा जो थीम है वो है सोशल क्लास का। यानी एक है लॉ का लेकिन डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ लॉ और दूसरा है द थीम ऑफ सोशल क्लास एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप is another critical aspect of the novel. The stark contrast between the working class character at the Wuthering Heights and the genteel society of Thrushcross Grange यानी highlight the societal division and the limitation they imposed. यानी बेसिकली जब कैथरीन और जो है यानी हीथक्लिफ के दरमियान दोनों के दरमियान यानी लॉ तो पाया जाता है लेकिन उस लॉ को जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते, शादी में यानी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? उसके दरमियान एक ही चीज़ रुकावट है और वो रुकावट जो है क्लास स्टेटस ऑफ अर्नशाह यानी कैथरीन अर्नशाह है, जिसकी वजह से उनकी वो इस खास को जो है यानी फुलफिल नहीं कर सकते। इसी वजह से इस नावल के अंदर यही एक वर्किंग क्लास के दरमियान यानी एक लेबर फैमिली के दरमियान और एक अपर क्लास यानी यहाँ पे सोसाइटी जो है 3 बेसिक क्लासेस में तकसीम है यानी अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास। तो लोअर क्लास में जो यानी वर्किंग क्लास है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी अपर क्लास से उसकी जो है कोई एंगेजमेंट हो जाए। तो ये 2 बेसिक थीम थे। अब सेटिंग की तरफ जाते हैं। सेटिंग द नावल इज सेट इन द डेजर्ट एंड रॉक्ड मोरलैंड ऑफ द यॉर्कशायर इंग्लैंड। इंग्लैंड के उस सोसाइटी में जिसको मोरलैंड कहा जाता है यानी इसमें इसकी सेटिंग की गई है। द एटमॉस्फेरिक एंड आइसोलेटेड सेटिंग ऑफ वुदरिंग हाइट्स रिफ्लेक्ट द टुमल्टस इमोशन एंड इंटेंस कन्फ्लिक्ट विद इन द स्टोरी। यानी इस स्टोरी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं उसके उस इंटेंसिव या टुमल्टस इमोशन जज्बात की अक्कासी कर दी है। द वाइल्ड एंड अनटेम्ड नेचर ऑफ द लैंडस्केप मिरर द पैशनेट एंड अनरिस्ट्रेन्ड कैरेक्टर एडाप्टिंग डेप्थ एंड सिंबलिज्म टू द नैरेटिव। यानी बेसिकली यहाँ पे एक तो एक आइसोलेटेड यानी सेटिंग ऑफ द वुदरिंग यानी बिल्कुल दुनिया से अलग थलग उसकी सेटिंग की गई है। इसी वजह से ये इमोशन बेस पे एक तूफानी नावल भी है और उसके अंदर कन्फ्लिक्ट भी पाए जाते हैं और दूसरा एक वाइल्ड एंड अनटेम्ड नेचर ऑफ द लैंडस्केप और एक जंगली या अनसिविलाइज और बेलगाम किस्म के फितर तकने वाली उस यानी मंजरकशी की गई है जिससे हमें जज्बात और ना यानी गैर पाबंद जो है यानी बिल्कुल जो है आज़ाद किस्म के करैक्टर्स हमें देते हैं और इससे हमें उसकी गहराई और उसकी सिंबॉलिज्म का यानी उसकी सिंबॉलिकल यानी नैरेटिव जो है इस नावल का हमें मिल जाता है। द सेटिंग आल्सो कंट्रीब्यूट टू द गॉथिक एलिमेंट
प्रेजेंट थ्रू आउट द नावल क्रिएटिंग एन एरी एंड मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर। जो एक एरी से मुराद है एक अजीब व गरीब यानी स्ट्रेंज कंडीशन पैदा करती है, एंड मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर और बड़ी स्ट्रेंज कंडीशन क्रिएट करती है। यानी सेटिंग से मुराद है एक आइसोलेटेड प्लेस इख्तियार किया गया है, जिसकी वजह से ये जो है यानी काफ़ी इमोशन और काफ़ी जो है और कन्फ्लिक्ट की वजह से यानी इमोशनफुल नावल है, और इसकी वजह से काफ़ी जो है वाइल्ड नेचर लैंडस्केप इख्तियार किया गया है, और उसके अंदर जो है काफ़ी जो है यानी क्या किया है उसके नैरेटिव को बड़े सिंबॉलिकली जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। और इसके अलावा इसकी सेटिंग जो है गॉथिक एलिमेंट्स शो करती है। गॉथिक से मुराद मेडिवल जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी खासकर रस्कलिज्म जिसको होते हैं, राग होते हैं, यानी जिसके अंदर आप लोग बदमाशी या लोफर लिफेंगे लोगों की या वाइल्ड नेचर यहाँ पे यानी विंडिक्टिव नेचर या बदला या इंतकाम वाली जो यानी वहशियत पाई जाती है, इस सेटिंग से हमें ज़ाहिर होती है। इसके बाद यानी 6 नंबर पे स्टाइल एंड लैंग्वेज है। स्टाइल एंड लैंग्वेज बेसिकली वर्ड्स को कहा जाता है, कैसे कम्युनिकेशन के लिए कौन से अल्फाज का चुना। स्टाइल कहते हैं वे ऑफ राइटिंग को। तो इमली ब्रांटे राइटिंग स्टाइल इज ऑफन प्रेज फॉर इट्स लिरिकल ब्यूटी एंड एवाक्यूटिव डिस्क्रिप्शन। द नॉवल showcases her command of language and her ability to capture the raw emotion of the character. Critics appreciate her use of symbolism, imagery, metaphor, and which enhance the theme and add layers of meaning to the text. यानी यही नावल जो है बेसिकली अगर उसके स्टाइल को आप लोग देखें बड़ी लिरिकल ब्यूटी रखती है, और काफ़ी जो है लिटरेरी टर्म जिसके अंदर सिंबॉलिज्म भी है, इमेजरी भी है और मेटाफर्स भी है, और इससे उसके थीम में मज़ीद भी इजाफा हो सकता है और इजाफा हो जाता है। और क्रिटिक्स जो है इसको बहुत बेहतर अंदाज से उस नावल की यानी इस नावल की एप्रिसिएशन करते हैं। हावेवर सम रीडर में फाइंड द एक्सटेंसिव यूज ऑफ यॉर्कशायर dialect and the complex sentence structure challenging affecting their reading experience। यानी बाज़ लोगों को इस इलाके की या इंग्लैंड की इस यॉर्कशायर के डायलेक्ट वाली कुछ अल्फाज जो है कम्प्लेक्सिटी दे देते हैं, लेकिन उसका बाकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल है और स्टाइल जो है यानी फैसिनेटिंग है। इसी वजह से ये नावल रिमार्केबल भी है। इसी तरह 7 नंबर पे रिसेप्शन एंड इंटरप्रिटेशन। वुदरिंग हाइट इनिशियली रिसीव्ड मिक्स रिव्यू अपॉन इट्स पब्लिकेशन विद सम क्रिटिक्स फाइंड इट टू डार्क एंड अनकन्वेंशनल। यानी उसके अंदर जब भी ये पहले पब्लिश हुआ था तो मुख्तलिफ किस्म के जो है इन लोगों ने उसको मुख्तलिफ अंदाज से रिसेप्ट किया और मुख्तलिफ अंदाज से उसके इंटरप्रिटेशन की। यानी कुछ क्रिटिक्स ने यह समझा कि ये इंतहाई डार्क किस्म का नावल है जो डार्क साइड ऑफ सोसाइटी को यानी कन्वे करता है और एक अनकन्वेंशनल गैर रिवायती है। However, over the time the novel gained recognition as a masterpiece of English literature। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ ये मास्टरपीस बन गया। It has been interpreted through the various lenses। बहुत सारे यानी नुक्ते नज़र से बहुत सारे क्रिटिकल थ्योरीज से उसका यानी इहाता किया गया। यानी लेंसेज से मुराद यहाँ पे क्रिटिकल थ्योरी है या तनकीदी जायज़े हैं जो जिस पे लेक्चर हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उससे देख सकते हैं। इंक्लूडिंग फेमिनिस्ट अप्रोच यानी फेमिनिस्टिक थ्योरी के ज़रिए भी उसकी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। साइको एनालिटिकल अप्रोच के ज़रिए ये अलहदा थ्योरी है और पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, इन सब के तनाजुर से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। दिस इंटरप्रिटेशन हैव शेड द लाइट ऑन द नावल एक्सप्लोरेशन ऑफ जेंडर रोल। और इसकी वजह से इसमें जो जेंडर वाला रोल है, पावर डायनेमिक्स एंड कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस कंट्रीब्यूटेड टू इट्स कंटिन्यूड रेलेवेंस एंड अपील। और इस चीज़ ने उसके रेलेवेंस और उस अपील को जो है मज़ीद भी यानी लोगों के लिए ईजी बना दिया है। आखिर में मैं आप लोग को इसका कंक्लूजन दे रहा हूँ। इन कंक्लूजन वुदरिंग हाइट्स इज़ अ नावल दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, कैप्टिवेटिंग रीडर विद इट्स कम्प्लेक्स कैरेक्टर, पैशनेट थीम्स एंड एवाक्यूटिव सेटिंग। ये नावल जो है बेसिकली यानी वो टेस्ट ऑफ टाइम साबित हुआ है उस दौर में, लेकिन फिर भी रीडर को अपने कम्प्लेक्स कैरेक्टर की वजह से, अपने जज्बाती थीम्स की वजह से और अपने जो है यानी रिमार्केबल सेटिंग की वजह से वो क्या कर लेती है अपने अंदर या अपनी तरफ मबजूल करती है। इट्स इंट्रिकेट प्लॉट स्ट्रक्चर, और उसका जो यानी बड़ा यानी पेचीदा किस्म का प्लॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे साइकोलॉजिकल डेप्थ जो हासिल होती है एंड थॉट प्रोवोकिंग थीम्स और इन्हीं जहन को खोलने वाले
और मुतहर्रिक करने वाले जो तीन है, हैव मेड इट सब्जेक्ट ऑफ अ क्रिटिकल एनालिसिस, उसने ये तनकीदी जायज़ों का एक सब्जेक्ट मजमून के तौर पर यानी बनाया है। इस नावल को जो है यानी उसने इस चीज़ ने यानी मेड आउट किया है और इंश्योरिंग इट्स प्लेस एज ए रिमार्केबल नावल इन द इंग्लिश लिटरेचर, और इस चीज़ ने उसके नावल की जो है अहमियत को इंग्लिश लिटरेचर में ख़ास तौर पे बढ़ा दिया है और उसके प्लेस को जो है रिकॉग्नाइज़ किया है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद, यानी हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, आप लोग हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारा इस टाइटल पे यानी फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।